चुकी 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 चुक चुकी मैराथन। शहर की एक तंग गली के पुराने मकान में आर्यन अपनी फटी हुई डिलीवरी बैग की जिप ठीक करने की कोशिश कर रहा था। रसोई से बर्तनों की आवाज आ रही थी और हवा में छौंक की महक घुली थी। माँ, आज थोड़ा देर हो जाएगी। दिवाली करीब आ रहा है, इंसेंटिव अच्छा मिल रहा है। बस ये आखिरी शिफ्ट निपटा लूं माँ। उसकी माँ सुमित्रा हाथ पोंछते हुए बाहर आईं। उनके चेहरे की झुर्रियां उनकी चिंता साफ बयां कर रही थीं। बेटा, रात को 11 बज रहे हैं और तुम्हारे पिता की भी तबीयत ठीक नहीं है और तू है कि बस रात दिन भाग रहा है। माँ, छोटी बहन की कॉलेज की फीस भी तो भरनी है और पापा की दवाइयाँ। बस थोड़े दिन और माँ, और फिर मैं कोई पक्की नौकरी ढूंढ लूंगा। तब तक ये पार्ट टाइम ही सही। तभी अंदर के कमरे से खांसने की आवाज आई। आर्यन के पिता, जो कभी एक मिल में फोरमैन थे, अब फेफड़ों की बीमारी की वजह से बिस्तर पर थे। आर्यन उनके पास गया। आर्यन बेटा, आज मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा। बाहर ठंडी हवा और मौसम भी कुछ अजीब लग रहा है। बेटा, मेरा मन कर रहा है तू आज घर पर ही रुक जा। अरे पापा, आप तो बेकार ही डरते हैं। बस 2 घंटे की बात है। वैसे भी आज रात श्रापित क्षेत्र वाले रास्ते पर आखिरी डिलीवरी है। वहाँ के लोग टिप भी अच्छी देते हैं। श्रापित क्षेत्र बेटा, उस तरफ पुराने जंगल और खंडहर है। सुना है बेटा, वहाँ कोई जाता नहीं है। वहाँ परिंदा पर भी नहीं मारता। वहाँ मत जा। पापा, ये सब अंधविश्वास है। मैं हूं ना, आप फिक्र मत कीजिए। बस 1 घंटे में वापस आकर आपके साथ खाना खाऊंगा। आर्यन ने अपना हेलमेट उठाया और बाहर खड़ी पुरानी बाइक की तरफ बढ़ा। सुमित्रा ने दरवाजे पर खड़े होकर उसे टोकना चाहा, पर आर्यन तब तक किक मार चुका था। भगवान, इसे सलामत रखना। आज की रात बहुत काली लग रही है। आर्यन की बाइक की हेडलाइट उस अंधेरी सड़क को चीरती हुई आगे बढ़ी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि आज की ये आखिरी डिलीवरी उसकी जिंदगी की सबसे लंबी रात बनने वाली है। जैसे जैसे वो शहर की रोशनी से दूर उस पुराने जंगल की ओर बढ़ रहा था, सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था। आर्यन अब मुख्य सड़क से मुड़कर उस रास्ते पर आ चुका था जहां रोशनी नाम मात्र की थी। आसपास के पेड़ अब अजीब आकृतियों की तरह उसे घूर रहे थे। आर्यन की बाइक उस उबड़ खाबड़ रास्ते पर कांप रही थी। जंगल का घना अंधेरा अब उसकी हेडलाइट की रोशनी को भी निगलने लगा था। उसे अपने पिता की बात याद आई, लेकिन उसने खुद को दिलासा दिया। तू कितना डरपोक हो गया है। बस 1 डिलीवरी, फिर सीधा घर, पापा की दवाइयाँ और बहन की फीस, सब हो जाएगा। तभी उसके मोबाइल की स्क्रीन अचानक फ्लैश हुई। एक नया नोटिफिकेशन, डिलीवरी लोकेशन अपडेटेड, ओल्ड हवली, मेन गेट। आर्यन ने ब्रेक लगाई। उसके सामने एक विशाल जंग लगा हुआ लोहे का गेट खड़ा था। चारों तरफ घना सन्नाटा था। यहाँ दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मैं क्या करूं, अंदर जाऊं या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लगता है दूसरे माल पर कोई आदमी है। मुझे अंदर जाना चाहिए। आर्यन ठंडी सांस भरते हुए, कोई है? भाई, आपका ऑर्डर। मुझे लगा इस दूसरे मोहल्ले पर कोई है, पर कोई आवाज ही नहीं आया। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। यहाँ कोई जरूर है। मुझे बहुत डर लग रहा है। उसकी आवाज उस सूने जंगल में गूंजकर वापस आई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने सोचा कि शायद ग्राहक का फोन स्विच ऑफ हो गया होगा। उसने जैसे ही बैग से ऑर्डर निकाला, उसे महसूस हुआ कि हवा का तापमान अचानक कई डिग्री गिर गया है। उसकी सांसें धुएं की तरह बाहर निकल रही थीं। आर्यन कांपती आवाज में, ये इतनी ठंड अगस्त में कैसे हो सकती है? यहाँ तो बहुत गर्मी थी। मैं अंदर जाकर देखता हूँ।
कि कोई है कि नहीं। कोई अंदर है? कोई अंदर है? मैंने ऊपर वाले माले पर किसी को देखा था। शायद हमें ऊपर चलना चाहिए। कोई है यहाँ पर? कोई है? यहाँ भी हमें कोई नजर नहीं आ रहा है। सोचता हूँ आगे जाऊं क्या, पर हमें बहुत डर लग रहा है आगे जाने में। मैं क्या करूं, यहाँ से चला जाऊं या आगे बढ़ूं? ये जगह तो बहुत साफ सुथरा लग रहा है, जैसे लग रहा है यहाँ पर कोई रहता हो। धूल भी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, पर यहाँ भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। क्या करूं, मुझे और आगे जाना चाहिए क्या? मुझे तो डर लग रहा है। ये कैसी जगह है? ये तो खंडहर जैसा लग रहा है। कुछ उजला दुसला तस्वीर भी दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ से निकलना चाहिए बाहर। लगता है ये सीढ़ी से हम बाहर निकल सकते हैं। अब हमें यहाँ रुकना ही नहीं चाहिए। हाँ, हाँ, ये तो कोई भूत जैसा लग रहा है। ये तो गायब हो जा रहा है। यहाँ से मुझे निकलना चाहिए। कोई है, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। की थी। आर्यन ने झटके से अपनी ताकत जुटाई, सामने पड़े दरवाजे की कुंडी पर वार किया और बाहर की तरफ भाग खड़ा हुआ। नहीं लगता मुझे यहाँ और रुकना चाहिए। मैं ऑर्डर बाहर ही रख देता हूँ। वो मुड़ने ही वाला था कि तभी उसे एक ठंडी चीज अपने कंधे पर महसूस हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, बस एक साया दीवार पर तेजी से फिसलता हुआ गायब हो गया। उसी पल बंगले के अंदर से एक कराहने की आवाज आई, तुम बहुत देर से आए हो आर्यन। खड़े हो गए। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसे वहाँ कोई नहीं दिखा, लेकिन उसके हाथ से बैग फिसल गया। खाना जमीन पर गिरकर बिखर गया, लेकिन उसकी परवाह किसी को नहीं थी। आर्यन, कांपती आवाज में कौन है? कौन है? बाहर आओ। मैं सिर्फ खाना देने आया हूँ। मुझे कोई मजाक पसंद नहीं है। उसकी अपनी ही आवाज उस खामोश बंगले में किसी और की आवाज जैसी लग रही थी। तभी सीढ़ियों के ऊपर से एक भारी खड़खड़ाहट सुनाई। ये क्या हो रहा है? ये इंसान नहीं हो सकता। मुझे यहाँ से निकलना होगा। तुमने कहा था ना आर्यन कि तुम सिर्फ अपनी बहन की फीस के लिए आए हो। अपनी जान की कीमत नहीं पूछी क्या? आर्यन ने हिम्मत जुटाई और चिल्लाकर बोला, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन मैं यहाँ अपनी मेहनत की कमाई के लिए आया हूँ। अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। उसकी ये बात सुनते ही हवेली में एक चीख गूंजी। वो चीख शायद उसकी अपनी ही थी, जो किसी और के गले से निकल रही थी। तभी मोबाइल पर एक मैसेज आया, शुक्रिया आर्यन, तुमने बहुत पहले कर्ज लिया था, आज तुम उसे चुकाने आए हो। हवेली के मालिक एक रूहानी शक्ति ने उसे बताया कि उसके दादाजी ने कभी कोई कर्ज लिया था और आज आर्यन को अपनी रूह से उसे चुकाना होगा। जब आर्यन ने अपने परिवार की दुहाई दी तो हवेली में चीखें गूंज उठीं। उसने पूरी ताकत लगाकर वहां से भागने की कोशिश की और दौड़ते दौड़ते उसे एक पुराना जंग लगा हुआ ताला मिला, जिस पर उसके परिवार का वही निशान था जो उसके दादाजी के बक्सों पर हुआ करता था। वो ताला लेकर उसने पीछे नहीं देखा, बस दौड़ता रहा जब तक वो अपनी बाइक तक नहीं पहुंच गया। उसने बाइक स्टार्ट की और जंगल की उस कच्ची सड़क पर ऐसे भागा जैसे मौत उसके पीछे हो। जब वो मुख्य सड़क की रोशनी में पहुंचा तो उसने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने जेब में हाथ डाला उसके हाथ में कुछ ठंडी चीज आई। उसने निकाला, वो उसी हवेली का एक पुराना जंग लगा हुआ ताला था जिस पर उसके परिवार का नाम खुदा हुआ था। धड़कनें और तेज हो गईं। ताले पर वही नक्काशी थी जो उसके दादाजी के पुराने बक्सों पर होती थी, एक त्रिशूल के साथ लिपटे हुए सर्प का निशान। हाँ, ये तो वही ताला है जो मेरे दादाजी के बक्से पे लगा होता है। वो सेम वही निशान है, पर ये यहाँ कैसे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये यहाँ कैसे आ गया?
ये ताले का मेरे घर से क्या रहस्य है, ये तो मुझे नहीं पता। घर चलने के बाद ही पता चलेगा। माँ से पूछता हूँ। रात के 2 बज रहे थे। घर पहुंचते ही उसने देखा कि घर का मुख्य दरवाजा आधा खुला है। उसके मन में अनहोनी का डर बैठ गया। उसने धीरे से अंदर कदम रखा। आर्यन, माँ, पापा, मैं आ गया हूँ। अंदर सन्नाटा था, लेकिन हवा में वही हवेली वाली सड़ी हुई गंध महसूस हो रही थी। आर्यन सीधा अपने पिता के कमरे की ओर भागा। अंदर का दृश्य देखकर उसकी चीख गले में ही फंस गई। उसके पिता बिस्तर पर नहीं थे। वहां केवल उनके पुराने कपड़े पड़े थे और उन कपड़ों के ऊपर वही श्रापित ताला रखा था जो उसने अभी अभी हवेली में देखा था। पास में ही उसकी माँ बेहोश पड़ी थी। आर्यन माँ को हिलाते हुए माँ, उठो माँ, क्या हुआ? पापा कहाँ है? माँ धीरे से होश में आई। उनकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। उन्होंने कांपते हुए आर्यन का हाथ पकड़ा। सुमित्रा, भारी और बदली हुई आवाज में, आर्यन, तूने उसे वापस बुला लिया। जो कर्ज तेरे दादाजी ने लिया था, उसे तूने अपनी रूह से चुकाने का वादा कर दिया है। उस हवेली के मालिक ने तुझे आज रात अपना वारिस चुन लिया है। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी घर की दीवारें हिलने लगीं। खिड़की के बाहर से कोई साया तेजी से घर के अंदर दाखिल हुआ। वो कोई इंसान नहीं, बल्कि धुएं का एक विशाल गुबार था जो धीरे धीरे एक साए में बदल गया। आर्यन, तुम मेरे परिवार को छोड़ दो। जो चाहिए मुझसे लो। साया दीवार के करीब आकर रुक गया। उसकी आवाज आर्यन के अंदर गूंजने लगी। तुमने तो खुद अपनी जान गिरवी रखी है आर्यन। तुमने खाना नहीं, अपनी जिंदगी की डोर उस हवेली के नाम कर दी है। अब तुम न घर जा सकोगे, न नौकरी कर सकोगे। अब तुम हमेशा के लिए उसी अंधेरे जंगल का हिस्सा बनोगे। अचानक आर्यन की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। उसे अपनी खुद की परछाई दीवार पर चिपकी हुई अपने से अलग होती हुई दिखी। उसकी परछाई उठकर खड़ी हो गई और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। आर्यन का शरीर सुन्न पड़ गया था। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। उसे समझ आया कि अब वो इस दुनिया और उस श्रापित हवेली के बीच एक ऐसी जगह फंस गया है जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। आर्यन का आखिरी ख्याल उसकी बहन की फीस का था, जो अब कभी पूरी नहीं हो पाएगी। आर्यन ने अपनी आंखों को जोर से भींच लिया। उसके शरीर का एक एक हिस्सा सुन्न पड़ता जा रहा था। तभी अचानक उसे अपनी जेब में एक हलचल महसूस हुई। वही पुराना ताला जो उसने हवेली से उठाया था। वो ताला अब बहुत गर्म हो गया था, जैसे आग का कोई धधकता हुआ कोयला हो। शुरुआत उसकी अपनी परछाई, जो अब एक स्वतंत्र साए की तरह दरवाजे की ओर बढ़ रही थी, अचानक ठिठक गई। ताले से एक नीली रोशनी फूटने लगी जो पूरे कमरे में फैल गई। साया पीछे मुड़ा और एक भयंकर चीख के साथ दीवार में विलीन हो गया। आर्यन ने झटके से अपनी आंखें खोलीं। वो पसीने से तरबतर होकर अपने बिस्तर पर बैठा था। बाहर सुबह की पहली किरण खिड़की से छनकर आ रही थी। आर्यन हांफते हुए, क्या ये सिर्फ एक सपना था? उसने अपना हाथ अपनी जेब में डाला। जेब खाली थी। उसने कमरे के चारों ओर देखा। उसके माता पिता शांति से सो रहे थे। कमरे में कोई अजीब गंध नहीं थी। लेकिन जैसे ही वो बिस्तर से नीचे उतरा, उसके पैर के पास जमीन पर कुछ पड़ा था। वह वही पुराना ताला था और ताले पर लगा सर्प और त्रिशूल का निशान अब पूरी तरह मिट चुका था। आर्यन ने उसे उठाया और खिड़की से दूर उस जंगल की दिशा में फेंक दिया जहां कल रात वो गया था। जैसे ही ताला जमीन से टकराया, उसे बहुत दूर से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी, एक ठंडी सुकून भरी हंसी। आर्यन ने अपनी बाइक की चाबी उठाई। उसके पास आज भी डिलीवरी के कई ऑर्डर थे। उसने एक लंबी सांस ली और मुस्कुराया। आर्यन, आज से कोई भी डिलीवरी सूरज ढलने के बाद नहीं। वो घर से बाहर निकला, लेकिन इस बार उसने अपने गले में एक छोटा सा रक्षा कवच ताबीज डाल लिया था। उसने समझ लिया था कि जिंदगी में मेहनत जरूरी है, लेकिन अपनी रूह की कीमत पर नहीं। हवा में अब भी उस जंगल की थोड़ी सहरन बाकी थी, लेकिन आर्यन अब निडर था। उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और शहर की भीड़भाड़ भरी गलियों की ओर निकल गया, ये जानते हुए कि वो एक खौफनाक रात से जिंदा लौट आया है। कहानी यहीं समाप्त होती है।